एक जिस्म पर अमल करने वाली क़ुव्वतें इसकी हरकत को किस तरह से मुतासिर करती हैं? इस सवाल का जवाब देने के लिए आइए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जब एक जिस्म पर नेट फ़ोर्स 0 होती है तो क्या होता है। आप इस बात से मुत्फिक होंगे कि अगर एक जिस्म रेस्ट की हालत में है और इस पर कोई नेट फ़ोर्स अमल नहीं करती, यानी कि कोई भी नेट पुश या पुल नहीं है, तो वो जिस्म रेस्ट की हालत में ही रहेगा। लेकिन अगर एक हरकत में जिस्म पर नेट फ़ोर्स 0 होगी तो फिर क्या होता है? इस सूरत हाल को देखने के लिए मैंने फ़र्ज़ किया है कि एक डिस्क है जो कि मैंने हॉरिज़ॉन्टल मेज़ के ऊपर रखी है और इसको अपने हाथ से एक हॉरिज़ॉन्टल फ़ोर्स लगाती हूँ। तो जब आप पुश देना बंद करते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ थोड़ी से टाइम के बाद में ये हरकत नहीं करेगी डिस्क, यानी कि ये सुस्त होकर रुक जाती है। इसे हरकत में रखने के लिए आपको मुसलसल पुश देना पड़ती है, यानी कि एक फ़ोर्स लगानी पड़ती है। तो इससे हम इस कॉमन सेंस नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि हरकत में रहने वाला जिस्म कुदरती तौर पर रेस्ट की हालत में आ जाते हैं और हरकत को बरकरार रखने के लिए एक फ़ोर्स दरकार होती है। तो चलिए एक और हम थोड़ा तब्दील करते हैं। मैंने एक और मेज़ लिया है और उसके ऊपर एक बर्फ़ की तह लगा दी हुई है और अब इस डिस्क को इसके ऊपर मैं फेंकती हूँ। अब आप नोट करेंगे कि जो डिस्क है ये थोड़ा सा मेज़ के ऊपर ज़्यादा इसने फासला किया है एज़ कम्पेयर टू जब एक बिल्कुल सिंपल सादा मेज़ के ऊपर थी। तो लेकिन जब बर्फ़ की लेयर लगा दी है तो ये डिस्क ज़्यादा आगे को मूव किया है। इसी तरह से अगर मैं इसी डिस्क को मेज़ के ऊपर हवा में फेंकूं तो ये डिस्क थोड़ा फासला और ज़्यादा दूर जाती है, यानी कि इसने और ज़्यादा फासला तय किया है इसके ऊपर। तो ये बेसिकली इन सारे केसेस में क्या हो रहा है? तो इन सारे केसेस में हम ये कहते हैं कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है, यानी कि एक ऐसी फोर्स जो कि मेज़ के ऊपर के हिस्से पे और ये जो डिस्क है इसके नीचे के हिस्से के दरमियान में एग्जिस्ट करती है, जिसको हम फ्रिक्शनल फोर्स कह रहे हैं। ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो डिस्क को स्लो कर देती है और इन तीनों केसेस में फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो फ़र्क रहा है। सबसे ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स आप कह सकते हैं कि इस केस में थी जिसमें बिल्कुल प्लेन टेबल था, नॉर्मल टेबल का सरफेस टॉप था और जो बर्फ़ की जब बर्फ़ की लेयर थी तो इस केस में जो बर्फ़ की लेयर में फ्रिक्शन कम है जो कि आम टेबल की निस्बत। इसी तरह से जब हम हवा के मॉलिक्यूल्स को देखें तो हवा के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बर्फ़ के मुकाबले में कम फ्रिक्शन पैदा कर रहे हैं, तो इसकी वजह से जो डिस्क है वो ज़्यादा आगे को गई है। अगर अब हम फ्रिक्शन को ख़त्म कर दें तो डिस्क कभी भी नहीं रुकेगी और चलती रहेगी। तो इसका तो मतलब ये हुआ कि हमारा वो जो आइडिया था कि किसी चीज़ को हरकत में रखने के लिए एक फ़ोर्स चाहिए, तो वो तो गलत हो जाता है। तो इसी तरह से जो हमने अभी एक्सपेरिमेंट किया है इस डिस्क की मिसाल से, इससे ये नतीजा निकलता है कि जब कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं करती तो बॉडी तो रेस्ट पे रहती है या फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ स्ट्रेट लाइन में हरकत करती रहती है। यानी जब एक बॉडी मोशन में आ जाती है तो कोई भी नेट फोर्स इसको मोशन में रखने के लिए नहीं चाहिए। हम इस ऑब्जर्वेशन को न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहते हैं। मेज़ के ऊपर एक हमने किताब रखी है और हम देखते हैं कि इस किताब के ऊपर दो वर्टिकल फोर्सेस जो हैं वो एक्ट कर रही हैं। एक तो कौन सी वाली फोर्स है, एक तो ये है वर्टिकली जो डाउनवर्ड फोर्स है, जिसको हम कह रहे हैं वेट ऑफ द बुक। सो वेट ऑफ द बुक का मतलब ये है W, तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड है और इसी के रिएक्शन में एक अपवर्ड नॉर्मल फोर्स है जो कि एक्सर्ट कर रहा है टेबल इस किताब के ऊपर, जो कि अपवर्ड है और उसको हम नॉर्मली N से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब ये जो दोनों फोर्सेस हैं इनका मैग्नीट्यूड तो बराबर है लेकिन इनकी डायरेक्शन जो है ऑपोजिट है। यानी कि ये वाली फोर्स अपवर्ड है और जो वेट है वो डाउनवर्ड है, तो दोनों का लेकिन मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर है, डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो इसका मतलब है ये जो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, तो इसका मतलब इन दोनों फोर्सेस का जो सम है वो ज़ीरो है। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि जो सम है इन फोर्सेस का वो ज़ीरो है। तो इधर से हमें दोबारा पता चला है कि अगर एक बॉडी जो है वो रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पे रहेगी और एक बॉडी इनिशियली मूव कर रही है और वो मूव करती रहेगी उसी डायरेक्शन में और एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ।
तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो न्यूटन के फर्स्ट लॉ में ज़ीरो नेट फोर्स इज़ इक्विवेलेंट टू नो फोर्स एट ऑल। तो अब जब एक बॉडी रेस्ट पर है और या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो हम इसको ये भी कहते हैं कि वो बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम पे है, इक्विलिब्रियम। सो एक बॉडी के इक्विलिब्रियम होने का मतलब क्या है? तो इसके ऊपर या तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही, तो या फिर अगर फोर्सेस लग रही हैं तो फिर उन सारी फोर्सेस का जो वेक्टर सम है वो ज़ीरो है, यानी कि उन फोर्सेस का जो वेक्टर सम होगा वो ज़ीरो होगा। अगेन जो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस जो है वो ज़ीरो हो, तो इसका मतलब है बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम के ऊपर है। आपने ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि आप किसी बगैर सहारे के जब किसी बस में खड़े हैं और बस अचानक चलना शुरू कर देती है तो आप पीछे गिरते हैं, जैसे आपको किसी ने पीछे धक्का दिया हो। ऐसा क्यों हुआ? इसी तरह से जब आप वापस स्टेबल हो जाते हैं और आप बस जो है वो अचानक रुक जाती है और आपको ऐसे लगता है जैसे आपको किसी ने आगे को धक्का दिया हो। आप इस पिक्चर से देख सकते हैं। तो क्या होता क्या है बेसिकली कि जब बस ने चलना शुरू किया तो आपके जो पाँव पर एक फ्रिक्शनल फोर्स है वो काम करती है और आपके पाँव को आगे की तरफ तेज़ी के साथ लेके जाती है, लेकिन आपके जिस्म का जो बाकी वाला हिस्सा है वो इनर्शिया की वजह से अपनी ही आराम की हालत में, यानी कि रेस्ट की हालत में रहने की कोशिश करता है। इसलिए आपको ऐसे लगता है कि कोई आपको पीछे से धकेल रहा है, यानी कि बेसिकली उसकी रीज़न ये होती है कि आपके पाँव जो हैं वो आगे को खींचे जा रहे हैं। इसी तरह जब आप हरकत में हैं तो इनर्शिया की वजह से होता क्या है कि जब ब्रेक्स अप्लाई की बस में, तो बस में जब ब्रेक्स अप्लाई की आपकी जो पाँव है, नीचे का जो पार्ट है वो तो फ़ौरन रुक जाता है फ्रिक्शन फोर्स की वजह से और वो पीछे को उसको पुश मिलता है, लेकिन जो जिस्म का आपका ऊपर का हिस्सा है वो ट्राई करता है इनर्शिया की वजह से अपनी उसी हालत में रहने की, मोशन वाली हालत में ही रहने की। तो उसकी वजह से उसको ऐसे फील होता है कि जैसे उसको पीछे से कोई पुश मिला है आगे की तरफ। तो ये जो नेचुरल टेंडेंसी है बॉडी की, किसी भी ऑब्जेक्ट की, टू कंटिन्यू व्हाटएवर दे आर डूइंग, दिस इज कॉल्ड इनर्शिया। और ये जो इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, यानी कि बॉडी ट्राई करती है कि अगर वो रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहे और अगर वो मोशन पे है तो वो मोशन पर ही रहे। इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। तो चूँकि हमारे इर्द गिर्द नॉर्मली आप फ्रिक्शनल फोर्स है, एयर की रेजिस्टेंस है, इस पूरी चीज़ के अंदर हम चूँकि हमारे इर्द गिर्द हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते, तो इसलिए इसको देखना बड़ा मुश्किल है। इसके बगैर इसको देखना यानी कि बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर आप स्पेस में चले जाएं तो आप वहाँ पे देखेंगे कि ना वहाँ पे कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, कोई एयर की रेजिस्टेंस नहीं है। तो इसी वजह से जो जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी स्टार्स हैं, जो मून है, वो हमेशा हरकत में ही है। और मतलब इसी को अगर आप इनकी हरकत को देख के, यानी कि इनकी मूवमेंट्स को देख के, कि इनकी प्लैनेट्स की, स्टार्स की और मून की, तो आप न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं कि जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वही बेसिकली लॉ ऑफ इनर्शिया है। इसका क्या मतलब है कि अगर एक बॉडी जो वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, और अगर एक बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी एट कांस्टेंट वेलोसिटी अनलेस इट इज़ एक्टेड ऑन बाय सम नेट एक्सटर्नल फोर्स। अब हम थोड़ा सा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर लेते हैं। तो एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो या तो रेस्ट पर है या फिर वो मूव कर रहा है किसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो उसको हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सी मिसाल आप देख लें। फॉर एग्जांपल एक बाईसाइकिल है जो कि रेस्ट के ऊपर है, तो वो एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इसी तरह से अगर एक और बाईसाइकिल है जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करे, वो भी एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही है। सो न्यूटन के फर्स्ट लॉ के मुताबिक अगर एक बॉडी रेस्ट पर है या दूसरी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो उन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि कोई भी नेट फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं करती। इस वजह से जो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो हमेशा वैलिड रहता है इन एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके अंदर वो वैलिड नहीं रहेगा। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा हो गया? जो कि कांस्टेंट, जो कि मोशन में है और एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नहीं मूव कर रहा, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि एक गाड़ी जो है
यानी कि आप एक किसी भी बस स्टॉप के ऊपर खड़े हैं और आप ऑब्जर्व करें कि डिफरेंट जो कार्स हैं वो स्पीड के साथ आपके सामने से गुजर रही हैं, आप उनको ऑब्जर्व करें। आप खुद जो है वो रेस्ट के ऊपर हैं, तो आप खुद जो है एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। और इसी तरह से अगर एक आप खुद किसी भी एक एक्सेलेटेड ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं जो कि एक कांस्टेंट एक्सेलेशन के साथ मूव कर रही है और आप उसके अंदर हैं खुद, और आप डिफरेंट चीज़ों को ऑब्जर्व करें जो उसके बाहर हैं, तो उस वक्त आप खुद एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही हैं। तो जितने भी अगर हम नॉर्मल प्रैक्टिकल पर्पसेस को देखते हैं तो हम अर्थ को भी एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही कंसिडर करते हैं। लेकिन जब हम थोड़े से सोफिस्टिकेटेड प्रॉब्लम्स को देखें, फॉर एग्जांपल अगर हमने जो बैलिस्टिक मिसाइल्स उनकी फ़्लाइट को स्टडी करना है, या हमने ओशन करंट्स को या विंड्स को स्टडी करना है, तो फिर उस वक्त हम अर्थ का यानी कि जो ज़मीन का नॉन इनर्शियल फैक्टर है उसको फिर हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते।